गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्लास 6th 7th सब्जेक्ट साइंस। तो चैप्टर नंबर 17 है आपका फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। तो पढ़ते हैं फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। जो फॉरेस्ट है ये एक बायोटिक कम्युनिटी है जो स्प्रेड है पूरे मतलब लार्ज पूरे एरिया में ही। ये ज़्यादा जो पार्ट है इंडिया में यहाँ पे ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। तो फॉरेस्ट टाइप इन इंडिया, अब फॉरेस्ट किस मतलब इंडिया में फॉरेस्ट की क्या क्या टाइप्स हैं वो हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट इन इंडिया इज़ गवर्न प्रिंसिपली बाय रेनफॉल। अब जो फॉरेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो पूरे वर्ल्ड में है। तो किस टाइप का फॉरेस्ट, कितना फॉरेस्ट है, ये डिपेंड करता है कि वहाँ की जो रेनफॉल है वो कैसी है। तो रेनफॉल वेरी करती है वहाँ की फ्रॉम 20 सेंटीमीटर टू 125 सेंटीमीटर एनुअली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, रिजल्टिंग इन अ वाइड वैरायटी ऑफ वेजिटेशन फ्रॉम जीरोफिटिक स्क्रब फॉरेस्ट इन द ट्रॉपिक्स एज इन द वेस्टर्न घाट, असम, नॉर्थ बंगाल, अंडमान एंड conifer in the temperate region in between the extreme there are so many intermediate type of forest। अब फॉरेस्ट जो है वो उसकी ग्रोथ जो है वो डिपेंड करती है वहाँ का रेनफॉल। अब जो रेनफॉल है वो वेरी करता है वहाँ का फ्रॉम 12 सेंटीमीटर टू 125 सेंटीमीटर। वहाँ पे जो डिफरेंट पार्ट में जो होती है बारिश, तो वो उससे क्या होता है कि जो वेजिटेशन है वहाँ की वो इंक्रीज़ हो रही है। तो उसके बाद एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है, वो फॉरेस्ट जो पूरे साल जो है वो ग्रीन ही रहता है, उसको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। वहाँ के जो पत्ते हैं वो कभी सूखते नहीं हैं, कभी झड़ते नहीं हैं। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड रेन फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट को रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव। अब जो ट्रीज होते हैं ये अपने लीव्स कभी शेड नहीं करते, कभी नहीं गिराते एट पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। सिर्फ पर्टिकुलर टाइम होता है इनका जब ये अपने लीव्स शेड करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। द ट्रीज़ आर टॉल एंड विद ह्यूज क्राउन। ये जो ट्रीज़ होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं और इनकी जो क्राउन होती है, क्राउन बोलते हैं जैसे छाता टाइप जो बनती है ना, इनकी क्राउन मतलब जो पत्तों का जो वो होता है, पत्ते होते हैं पूरे, ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। दे ग्रो सो डेंस दैट द सन रे कैन नॉट पास थ्रू दैम। ये इतने घने होते हैं कि जो सन की लाइट है वो नीचे तक नहीं पहुंचती, मतलब हमेशा वो जो जगह है वो वेट रहती है क्योंकि वहाँ पे धूप नहीं लगती। द कॉमन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर, अब इस फॉरेस्ट में जो कॉमन ट्रीज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक होता है महोगैनी होता है, रोज़ वुड होती है, सैंडलवुड होती है, रबड़। एवरग्रीन आर फाउंड इन असम। अब एवरग्रीन्स जो फॉरेस्ट कहाँ पे पाया जाता है, असम में, मेघालय में, मिजोरम में, अंडमान एंड द वेस्टर्न घाट। कैन यू टेल व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डू दीज फॉरेस्ट रिक्वायर। अब आप बता सकते हो कि इस टाइप के फॉरेस्ट में कौन सा क्लाइमेट चाहिए वहाँ पे। उसके बाद है डेसिडस फॉरेस्ट। द ट्रीज ऑफ डेसिडस फॉरेस्ट शेड देयर लीव एवरी ईयर यूजुअली इन ऑटम। अब जो ये डेसिडस फॉरेस्ट है, यहाँ के जो ट्रीज़ होते हैं वो अपने लीव्स शेड करते हैं हर साल, मतलब कि ऑटम सीजन में तो करते हैं, हर साल करते हैं। दे ग्रो इन एरिया विद हॉट एंड वेट क्लाइमेट। ये उस एरिया में होते हैं जो जहाँ पे जो क्लाइमेट है वो ज़्यादा गर्म होता है और वेट होता है, उस क्लाइमेट में पाए जाते हैं। द इम्पॉर्टेंट ट्री ऑफ दिस फॉरेस्ट आर, इस फॉरेस्ट में इम्पॉर्टेंट ट्रीज कौन कौन से होते हैं। टीक होता है, साल होता है, फिर शीशम होता है एंड सखुआ होता है। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन, ये फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है, फुट हिल्स में पाया जाता है, हिमालयस में पाया जाता है, हिल ऑफ द साउथर्न प्लेट्यू में पाया जाता है। फिर कनिफरस फॉरेस्ट कौन सा होता है, कॉनिफर फॉरेस्ट कौन सा होता है। द ट्रीज ऑफ कॉनिफर फॉरेस्ट बेयर कोन्स। अब जो कॉनिफर फॉरेस्ट होता है इस फॉरेस्ट में कोन्स होते हैं। मतलब कि जो प्लांट होता है ना, कोई ट्री होता है वहाँ पे फ्रूट नहीं लगता, वहाँ पे क्या लगते हैं, कोन। जैसे पाइन ट्री हो गया, तो देवदार हो गया, वैसे उन पे कोन्स लगते हैं, फ्रूट नहीं लगते। सो दे आर कॉल्ड कॉनिफर, इसीलिए कोन से ये नाम लिया गया है, तो इसीलिए इस फॉरेस्ट को कॉनिफर बोलते हैं। दे हैव नीडल लाइक लीव्स, इनके जो लीव्स होते हैं वो नीडल लाइक होते हैं, सुई की तरह बिल्कुल पतले होते हैं। विच डू नॉट गेट हार्म ड्यू टू हैवी रेनफॉल, जो
जितनी भी ज़्यादा रेनफॉल हो, जितनी भी ज़्यादा स्नोफॉल हो, उनके लीव्स जो है वो कभी हार्म नहीं होते, कभी गिरते नहीं हैं। दे ग्रो इन वेरी कोल्ड रीजन। ये प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं। द इम्पॉर्टेंट ट्री ऑफ कॉनिफरस फॉरेस्ट आर, अब इम्पॉर्टेंट ट्रीज कौन से होते हैं कॉनिफर फॉरेस्ट में? पाइन होता है, स्प्रूस होता है, चीड़ होता है, देवदार होता है। ये कॉनिफर फॉरेस्ट जो है ये हाई हिल में पाया जाता है, कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में। मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन सा होता है? मैंग्रोव फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज मैशी फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट को मैशी फॉरेस्ट भी कहते हैं क्योंकि ये मैशी एरिया में ग्रो करते हैं। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन डेल्टाज ऑफ द गंगा। ये फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है, कहाँ होता है? डेल्टा में, गंगा में जो डेल्टा है वहाँ पे, ब्रह्मपुत्रा में, रिवर इन वेस्ट बंगाल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्री, इस ट्री फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ होते हैं वो कौन से होता है? सुंदरी होती है, जिसको कहाँ से नाम मिला है? इसका नाम जो है वो सुंदरबन डेल्टा से दिया गया है। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट इसलिए होता है क्योंकि ये पानी के बीच में ही ग्रो करता है। ये हमेशा पानी के बीच में ही होता है, पानी के बीच में ही ये ट्रीज़ होते हैं। फिर थॉर्नी फॉरेस्ट क्या होता है? थॉर्नी फॉरेस्ट ग्रो इन डेजर्ट रीजन। ये डेजर्ट रीजन में जो फॉरेस्ट होता है वो थॉर्नी फॉरेस्ट होता है। इस जगह के जो प्लांट होते हैं, जो थॉर्नी फॉरेस्ट में जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, ये यहाँ का जो फॉरेस्ट है उसको पानी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो दे डू नॉट हैव लीव टू सेव वाटर। तो इसीलिए यहाँ पे इनको यहाँ पे लीव्स नहीं होते जो पानी को सेव कर सकें। दे हैव थॉर्न, यहाँ पे कांटे होते हैं और स्पाइन्स होते हैं। अगर लीव होंगे, आपको पता है लीव से क्या होती है, जो लीव से इवेपोरेशन हो जाती है, पानी है जो इवेपोरेट हो जाता है वहाँ से, तो ज़्यादा पानी लॉस होगा तो प्लांट जो है वो सूख जाएगा। तो क्या होता है, यहाँ पे जो फॉरेस्ट होता है वहाँ ज़्यादातर कांटे होते हैं और क्या होता है, स्पाइन्स होते हैं। थॉर्न प्लांट आर फाउंड इन ड्राई रीजन। ये थॉर्न प्लांट होते हैं, ये ड्राई रीजन में पाए जाते हैं क्योंकि जो कांटे होते हैं वहाँ से ज़्यादा पानी जो है वो लॉस नहीं होता। ये क्या करता है, जो थॉर्न्स हैं ये क्या करते हैं, पानी को इवेपोरेट होने से रोकते हैं। और ये जो रीजन है ये कहाँ पाया जाता है इस टाइप का फॉरेस्ट? राजस्थान, पंजाब, गुजरात। कॉमन प्लांट जो हैं इस रीजन के थॉर्नी फॉरेस्ट के वो कौन से हैं? बबूल है, किकर है और थॉथर है और कैक्टस है। फिर लेयर्स इन ए फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट में कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? अ फॉरेस्ट रफली हैज़ 3 लेयर, 3 लेयर्स होती हैं। कैनोपी बोलते हैं उसको, कैनोपी होती है, अंडर ग्रोथ और फॉरेस्ट फ्लोर। कैनोपी कौन सी होती है? जो टॉप मोस्ट लेयर होती है फॉरेस्ट की उसको हम कैनोपी बोलते हैं। ये किस किस से बनी होती है? क्राउन से बनी होती है, ब्रांचेस से बनी होती हैं। तो उसके बाद जो कैनोपी होती है वो ग्रीन रूफ बोलते हैं, मतलब अम्ब्रेला लाइक जो पोर्शन बनता है ना ट्री का, उसको बोलते हैं। अंडर ग्रोथ क्या होती है? स्मॉल ट्री अंडर द, जब कैनोपी के नीचे जो ट्री ग्रो करते हैं, जैसे आपको यहाँ फिगर में दिख रहा है बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, इन ट्रीज़ के अंडर में जो ट्री हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अंडर ग्रोथ बोलते हैं क्योंकि ये बाकी ट्रीज़ के नीचे ग्रो करते हैं। उसके बाद है फॉरेस्ट फ्लोर। फॉरेस्ट फ्लोर इज़ द ग्राउंड सरफेस ऑफ द फॉरेस्ट। अब जो ग्राउंड सरफेस है फॉरेस्ट का, जहाँ पे सभी ट्रीज ग्रो करते हैं, उनको हम फॉरेस्ट फ्लोर बोलते हैं। तो अब जो उसके बाद है द प्लांट विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 1 ईयर। अब वो ट्री जिसकी लाइफ स्पैन 1 ईयर होती है उसको हम एनुअल्स बोलते हैं। ये हर्ब्स होते हैं, उनकी जो स्टेम है वो सॉफ्ट होती है। अब जिस प्लांट की लाइफ स्पैन 2 ईयर होती है उनको हम बाइनियल बोलते हैं। और ये जो प्लांट, ये जो ट्री होता है ये बहुत सारे मतलब सेवरल ईयर तक जो है वो सर्वाइव करता है, इसीलिए हम इसको पेरिनियल बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? श्रब आता है और ट्रीज आते हैं। उसके बाद क्या है? यूजेस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के क्या क्या यूजेस हैं? फॉरेस्ट जो है ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। अब इसका जो एडिबल फ्रूट है ये भी हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। ये बहुत सारे हमें ऑयल्स जो हैं वो भी यहाँ से मिलते हैं। सिल्क, फाइबर, मेडिसिन्स और कुछ अदर यूजफुल प्रोडक्ट हैं वो हमें, जैसे वुड हो गई, गम, रबर, लैक एंड नेचुरल डाइज जो है ये हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। फॉरेस्ट अ सोर्स ऑफ वुड पहले पढ़ेंगे।
अ वेल मैनेज फॉरेस्ट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ टिम्बर वुड। जो वेल मैनेज फॉरेस्ट हो, जिसमें हर चीज़ जो है वो मैनेजमेंट से हो, मैनेज करके हो, तो उस वो जो वहाँ की जो वुड होती है वो एक रिच सोर्स है टिम्बर का। अब वैरायटी ऑफ ट्रीज ग्रो करती हैं फॉरेस्ट में, जो जहाँ से हमें गुड क्वालिटी की वुड मिलती है, जिसको हम हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं, फर्नीचर के लिए यूज़ करते हैं, बिल्डिंग शिप के लिए, और बाकी जो चीज़ें हम बनाने के लिए उसको हम यूज़ करते हैं। तो ये फॉरेस्ट से ही हमें मिलती है। उसके बाद है फॉरेस्ट जो है एक सोर्स है मेडिसिन का, मेडिसिनल प्लांट का और एडिबल फ्रूट का। अब फॉरेस्ट से हमें वैरायटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट मिलते हैं जो कहीं और से नहीं मिलते। बहुत सारी हर्ब्स हैं प्लांट की जो ग्रो करती हैं फॉरेस्ट में, जिनको हम मेडिसिन के लिए यूज़ करते हैं। फॉरेस्ट से हमें एडिबल प्लांट भी मिलते हैं, जिससे गम प्रोड्यूस होती है। कुछ प्लांट से हमें हनी मिलता है। कुछ जैसे फ्रूट मिलते हैं, मैंगो मिलते हैं, कस्टर्ड, एप्पल, कैश्यू, ऑरेंज, पी पेयर, जैकफ्रूट, कोकोनट एंड बहुत सारे जो वाइल्ड प्लांट हैं जो ग्रो करते हैं जंगल में, उससे हमें फ्रूट मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट सोर्स है इनकम का, जो रूरल पीपल को मिलती है। फॉरेस्ट स्टोर हाउस एंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इस रीजन में पाए जाते हैं। ये फॉरेस्ट इज़ अ ह्यूज स्टोर हाउस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा स्टोर हाउस है बायोडाइवर्सिटी का। यहाँ पे बहुत सारे टाइप की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। यहाँ पे ये फॉरेस्ट जो है ये घर है बहुत सारे प्लांट का, बहुत सारे एनिमल का। तो कुछ प्लांट हैं वो सिर्फ फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, कुछ एनिमल हैं वो जो सिर्फ फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, वो कहीं और नहीं पाए जाते। तो इसीलिए इसको कहा गया है स्टोर हाउस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे अलग अलग टाइप के एनिमल्स यहाँ पे ही रहते हैं और प्लांट्स भी हमें यहाँ से ही मिलते हैं। फॉरेस्ट जो है ये एयर प्योरीफाई है। अब आपको पता है कि प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। कब? जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तब। जो अगर डेंस ग्रोथ होगी प्लांट की तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करेगी, तो उतनी ही ज़्यादा हमें ऑक्सीजन मिलेगी। तो इससे क्या होगा, जो एयर है वो प्योरीफाई हो जाएगी और वो हमारे लिए क्या, जितने भी लिविंग चीज़ें हैं सबके लिए यूज़फुल है। फॉरेस्ट एंड रेनफॉल। अब जो डेंस ग्रोथ है फॉरेस्ट की किसी भी रीजन में, वो क्या करती है, क्रिएट करती है एक फेवरेबल कंडीशन क्लाउड के लिए और प्रेसिपिटेशन रेन के लिए। अब दस फॉरेस्ट इंक्रीज रेनफॉल इन रीजन। तो फॉरेस्ट क्या करता है, रेनफॉल को इंक्रीज करता है। जहाँ ज़्यादा फॉरेस्ट होगा वहाँ ज़्यादा रेनफॉल होगी। अ फॉरेस्ट एक्ट लाइक अ बिग चेक डैम इन द रीजन। फॉरेस्ट कैसे एक्ट करता है, जैसे कोई बड़ा डैम हो उस रीजन का। इट ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ रेनफॉल। ये क्या करता है, रेनफॉल का जो फ्लो होता है उसको रोकता है और रिड्यूस करता है फोर्स को, मतलब कि वाटर की जो फोर्स होती है उसको कम करता है, जिससे क्या होता है, जो फॉरेस्ट है फ्लड आने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद है फॉरेस्ट एंड सॉइल इरोजन। अब जो टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की वो फर्टाइल होती है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे, मतलब मैक्सिमम जो खेती बाड़ी है वो वहाँ पे की जाती है, क्रॉप वगैरह वहाँ पे ग्रो होती है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो उस टॉप मोस्ट लेयर को वॉश अवे करके ले जाती है, जैसे विंड हो गई, रेन हो गई। तो जितनी डेंस ग्रोथ होगी फॉरेस्ट की, उतना ही जो टॉप मोस्ट लेयर है वो फ्लो होने से रुक जाएगी। तो उतना ही जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो फ्लो नहीं होगा, तो जो फर्टाइल सॉइल है वो वैसे ही रहेगी। तो इसीलिए जो डेंस फॉरेस्ट होगा वो प्रिवेंट करेगा सॉइल इरोजन को। इंडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन फॉरेस्ट। अब कुछ प्लांट और एनिमल हैं जो डिपेंड हैं किस पे, फॉरेस्ट पे। अब प्लांट और एनिमल एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स। प्लांट ऑटोट्रॉप्स होते हैं, दे प्रोड्यूस देयर ओन। ये अपना फूड जो है वो खुद बना लेते हैं, तो इसीलिए हम इनको प्रोड्यूसर बोलते हैं। लिविंग थिंग्स दैट ईट अदर। जो लिविंग थिंग्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाती हैं एज अ फूड, इनको हम हिटोट्रॉप्स बोलते हैं। जितने भी एनिमल होते हैं वो हिटोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि ये इनको हम कंज्यूमर्स भी बोलते हैं।
कुछ एनिमल हैं वो सिर्फ प्लांट खाते हैं, उन एनिमल्स को हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। कुछ जो है वो सिर्फ फ्लैश खाते हैं अदर एनिमल्स का, उनको हम ओमनिवोर्स बोलते हैं। तो जो दैट डिकेइंग चीज़ों पे जो फीड करते हैं उनको हम स्कैवेंजर बोलते हैं। तो उसके बाद फूड चेन इन अ फॉरेस्ट। अब फूड चेन क्या होती है फॉरेस्ट में? वेरियस काइंड ऑफ एनिमल लिविंग इन, बहुत मतलब वेरियस काइंड के एनिमल हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं। वो डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे फूड के लिए कि मतलब एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट में बहुत सारी फूड चेन होती हैं। मतलब छोटा जो बड़े बड़े जानवर हैं वो छोटे जानवरों पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। वो मतलब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए। तो इन्हीं को हम बोलेंगे फूड चेन। जैसे जो टाइगर है वो किस पे डिपेंड है? टाइगर जो है वो मतलब ऐसे एक दूसरे पे डिपेंड है। अब ग्रास है, ग्रास कहाँ होता है? सॉइल में। तो सॉइल पे जो डेड वल्चर होती है वो कहाँ गिरेगी? सॉइल पे। तो डेड वल्चर को कौन खाएगा? मतलब जैसे टाइगर है वो किसको खाता है? गोट को। वो गोट पे डिपेंड है। गोट है वो किसको खाती है? ग्रास को। वो ग्रास पे डिपेंड है। तो ग्रास कहाँ ग्रो करता है? लैंड पे। तो वो लैंड पे डिपेंड है। तो ऐसे एक दूसरे पे डिपेंड है वो फूड के लिए। तो इसको फूड चेन बोलेंगे। फूड वेब होता है जब एनर्जी जो है वो एक्सचेंज होती है। एक लिविंग चीज़ है उसकी एनर्जी दूसरे में जाएगी, एनर्जी एक्सचेंज होगी, उसको फूड वेब बोलेंगे। सेवरल फूड चेन ऑफ अ रीजन इंटरलिंक, मतलब बहुत सारी ऐसी फूड चेन हैं जो आपस में इंटरलिंक होंगी और क्या बना देती हैं? फूड वेब बना देती हैं, जैसे आपको यहाँ पे शो किया हुआ है। उसके बाद है डिकम्पोजर। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ऊपर आपको दिया हुआ है, ए चेंज इन द साइज ऑफ वन पॉपुलेशन इन अ फूड चेन इफेक्ट अदर पॉपुलेशन। अब एक जो पॉपुलेशन है उसका साइज अगर इंक्रीज हुआ, सपोज कि जैसे टाइगर हैं उनकी पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज होते जा रही है, तो उससे क्या होगा? ये जो मतलब कि दूसरे जो एरिया की पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी? अफेक्ट हो जाएगी, फूड चेन इफेक्ट हो जाएगी। अब जितने टाइगर होंगे उनको खाने के लिए दूसरे एनिमल ज़्यादा चाहिए, तो दूसरे एनिमल की ग्रोथ कम होती जाएगी ना, वो उन पे फीड करेंगे, वो कम होते जाएंगे, तो इसलिए जो पॉपुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उसके बाद है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। अब डिस्ट्रक्शन क्या होता है? फॉरेस्ट को कट करना। जितना हम फॉरेस्ट कट करेंगे, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे ही लोगों को ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, उनकी नीड्स जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही हैं, तो उसके लिए फॉरेस्ट ज़्यादा कट हो रहा है, तो फॉरेस्ट ख़त्म हो रहा है, उससे पूरा जो हमारा इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब हो रहा है, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस हो रहा है। तो ये जो है खतरा बनता जा रहा है। डिप्लीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। जितना जंगल हम काटते जा रहे हैं उतनी जो वाइल्ड लाइफ है वो डिप्लीट होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि कुछ एनिमल हैं वो सिर्फ जंगल में ही रहते हैं। अगर जंगल नहीं बचेगा तो वो कहाँ रहेंगे? वो तो ह्यूमन लाइफ में इंटरफेयर करेंगे, तो फिर हम उनको किल करते हैं, तो इससे वो क्या हो रहा है? डिप्लीट हो रही है, उनका जो हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो अब ये कुछ यहाँ पे एनिमल्स दिखाए हैं, जैसे जैसे ये रिनोसर है, ये ख़त्म हो गया है, ये अर्थ पे नहीं है, ये पूरा यहाँ हो गया है, मतलब ख़त्म हो गया, इसकी पॉपुलेशन जो है बिल्कुल भी नहीं है। वाइट टाइगर हैं, ये भी नहीं पाए जाते अब। उसके बाद है बिल्डिंग रोड एंड रेलवे फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ अब हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोड जो हैं बिल्ड किए जा रहे हैं, रेलवे सिस्टम को अब अच्छा बनाया जा रहा है। तो अब रोड को बनाने के लिए वो एरिया जो है उसको काटना पड़ता है, तो वैसे वैसे जो फॉरेस्ट का, जैसे एक आपने यहाँ से रोड बनानी है तो वहाँ पे पेड़ होंगे, तो आप क्या करते हो? जो बीच में पेड़ आते हैं उसको आप कट कर देते हो, तो इससे जो फॉरेस्ट है वो कट होता जा रहा है। तो वहाँ पे जो फिर फॉरेस्ट है वो कम होता जाएगा, फिर जो एनिमल लाइफ है वो डिस्टर्ब होगी, तो वो क्या करेगी? हमें क्या करेगी? आके वहाँ पे डिस्टर्ब करेंगे, तो इसीलिए जो पूरा ये सिस्टम है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उस जितने जितने पेड़ कम होंगे उतना जो है वो पोल्यूशन भी इंक्रीज होगा। द रिवर एंड स्ट्रीम दैट रन थ्रू द फॉरेस्ट एंड प्लेन ओशन
अनट्रीटेड एंड एफ्लुएंट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज। अब जो रिवर है या प्लेन पानी है, कहीं जगह से बह रहा है, वहाँ पे अगर फैक्ट्री बना दी आपने, तो उसका जो पानी है फैक्ट्री का वो पूरा वहाँ मिक्सअप हो जाएगा, तो वो पानी जो है प्लूट हो जाएगा और वो अनफिट होगा, अनसेफ होगा वो पीने के लिए। तो अगर हम प्लूटेड पानी हम पियेंगे तो हमें क्या हो जाएंगी, बहुत सारी बीमारियां होंगी। अगर एनिमल्स वो पानी पियेंगे वो भी बीमार हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा, पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, हमें क्या करना चाहिए, फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमें कम से कम ट्री काटने हैं और जो हमें स्टॉप करना चाहिए ट्री काटना। वन ट्री आर कट, जब हम ट्री काटते हैं मोर ट्री शुड बी प्लांटेड। एक अगर ट्री आपने काटा, आपको 10 ट्रीज और लगाने चाहिए। तो इसीलिए जो ये बैलेंस है ये पूरा रहेगा। ये दिस इज़ नोन एज एफॉरेस्टेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, एफॉरेस्टेशन बोलेंगे। जब हम ट्रीज काटते हैं वो डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, जब लगाते हैं तो एफॉरेस्टेशन। अगर आपने एक ट्री कट किया तो आप उसकी जगह 10 ट्रीज लगाने चाहिए। और हमें ओवरग्रेजिंग रोकनी है, तो हमें क्या करना है, ओवरग्रेजिंग नहीं करानी है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, फॉरेस्ट को कंजर्व करना है। ये आपका चैप्टर था। फिर उसकी जो आपकी वोकैबुलरी है ये आपने करनी है। थैंक यू क्लास।